फ्रेंड्स, ये वीडियो है सीटेट से संबंधित, जो कि एग्ज़ाम हुआ था 28/12/2021 को। इसमें हम लोग सीडीपी का रिवीजन करेंगे, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास में आनुवंशिकता और परिवेश की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर 1 है, परिवेश की भूमिका निश्चित होती है, जबकि आनुवंशिकता के प्रभाव को बदला जा सकता है। ये ऑप्शन तो गलत है। ऑप्शन नंबर 2, आनुवंशिकता की भूमिका निश्चित होती है, जबकि परिवेश कारकों का प्रभाव न्यूनतम होता है। ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर 3 है, आनुवंशिकता और परिवेश दोनों की भूमिका निश्चित होती है और इसे बदला नहीं जा सकता। ये भी आंसर गलत है। ऑप्शन नंबर 4 है, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता और परिवेश के सापेक्ष प्रभाव अलग अलग होते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल सही। अगर आपका एग्जाम अभी नहीं हुआ है तो इस बार ज़रूर अच्छा होगा, इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें। क्वेश्चन नंबर 2 है, विकास के चरण के संदर्भ में 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा जाता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था। 2 से 6 वर्ष की जो अवस्था है उसको प्रारंभिक बाल्यावस्था कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, विकास के कौन से सिद्धांत के अनुसार गामक विकास शरीर के मध्य से शरीर के बाहरी सिरे की ओर होती है। तो ये होता है अधोगामी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 वर्ष की रिया को उसके माता पिता से डांट पड़ती है जब वह सब्जियां खाने से इनकार करती है। प्रतीकात्मक खेल खेलते हुए रिया इस व्यवहार का दोहराव अपनी गुड़िया पर करती है। उसका व्यवहार क्या दर्शाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक समाजीकरण। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, अनीता ने रश्मि का कलम ले लिया और प्रतिशोध में रश्मि ने अनीता का भोजन खा लिया। पूजा यह सब देख रही है, किंतु उसने अध्यापिका को सूचित नहीं किया क्योंकि दोनों ने एक दूसरे से बदला ले लिया। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार पूजा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में है। तो ये हो जाएगा यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण, जैसा को तैसा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे द्वारा संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान निकालने की योग्यता तार्किकता के किन आधारभूत पहलुओं पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर 1 है, केंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तीयता। ऑप्शन नंबर 2 है, क्षतिपूर्ति एवं वर्गीकरण। ऑप्शन नंबर 3 है, विकेंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तीयता। ऑप्शन नंबर 4 है, सकर्मक अनुमान एवं क्रमबद्धता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विकेंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तीयता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, राघव एक झाड़ू पर इस तरह से चढ़ने का अभिनय करता है मानो वह किसी घोड़े पर सवारी कर रहा हो। उसकी यह क्षमता क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है सांकेतिक प्रस्तुतिकरण। ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, लेव वाइगोत्स्की के निकटस्थ विकास का क्षेत्र सिद्धांत में शब्दावली निकटस्थ दर्शाती है कि दी गई सहायता शिक्षार्थी की वर्तमान दक्षता की तुलना में कुछ ऊपर है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, अक्रम किसी एक ब्लॉक के समूह के साथ खेलते हुए स्वयं को निर्देशित देता रहता है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अक्रम के इस वाचन को क्या कहेंगे। तो इसको व्यक्तिगत वाचन कहेंगे। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। पहला है हावर्ड गार्डेनर। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा, हावर्ड गार्डेनर ने दिया है बहुबुद्धि आयाम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, अभिकथन है, बच्चे भाषा को सीखने के लिए आनुवंशिक रूप से प्रवृत्त होते हैं एवं पर्यावरण इसमें कोई भूमिका नहीं निभाता। ये तो गलत है, अभिकथन 1 गलत है। तो जब ये गलत हो जाएगा तो सीधे आएंगे ऑप्शन नंबर 4 पे। ए और आर दोनों गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद है 12 नंबर क्वेश्चन, वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के अधिगम एवं विकास के संदर्भ में कौन सा कारण संभावित जोखिम वाला है। ऑप्शन नंबर 1 है, अध्यापकों की उनकी क्षमताओं के बारे में नकारात्मक सोच और उनके प्रति बहुत कम अपेक्षाएं। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, एक विद्यार्थी लड़कियों को केवल संगीत और नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है, विद्यालय का यह दृष्टिकोण क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यह जेंडर संबंधी पूर्वाग्रह को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक अध्यापिका पूरे वर्ष के दौरान अधिगम संबंधी गतिविधियों में संलग्न बच्चों को बारीकी से अवलोकन करती है, उनके कामों के नमूने का संकलन करती है और प्रत्येक बच्चे के लिए अवलोकन डायरी भी रखती है। इस प्रकार का मूल्यांकन क्या कहलाता है? तो इस प्रकार का मूल्यांकन सतत एवं समग्र मूल्यांकन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, आकलन का उद्देश्य क्या है? बच्चों को भयमुक्त परिवेश में अध्ययन करने के लिए प्रेरित करना। ऑप्शन नंबर 2 है, बच्चों को धीमा गति से सीखने वाले प्रखर एवं समस्यात्मक रूपों में चिन्हित करना। ऑप्शन नंबर 3 है, अधिगम पर विश्वसनीय प्रतिपुष्टि देना। आकलन का तो उद्देश्य यही है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, विद्यार्थी में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालय को किस तरह की शिक्षण शास्त्रीय युक्तियाँ अपनानी चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 है, सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या। ये तो गलत है। ऑप्शन नंबर 2 है, विद्यार्थियों को उनके संज्ञानात्मक योग्यताओं के आधार पर वर्गीकृत करना, और वर्गीकरण तो करना ही नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है। लचीलेपन का भाव रखते हुए बच्चों की व्यक्ति विभिन्नताओं को पोषित करने की ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से अवधान कमी, अति सक्रियता, व्यक्तिक्रम, ADH वाला बच्चा किस तरह की विशेषता दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आसानी से विचलित होने की प्रवृत्ति। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा, उन्हें स्वेच्छा से चयन किए गए उच्च स्तरीय मौलिक पाठ्य सामग्रियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, रमन कक्षा 4 में पढ़ता है, उसे कम दिखता है तथा उसे पाठ्यपुस्तक से पढ़ने तथा कार्य करने में कठिनाई होती है, उसके अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो उसके अध्यापक को उसे पाठ्यपुस्तक के पाठों की रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवानी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, एक प्राथमिक विद्यालय के रूप में आप कक्षा में अधिगम निःशक्तता वाले बच्चों की सहायता के लिए आकलन की कौन सी युक्ति प्रयोग करेंगे? ऑप्शन नंबर 1 अधिक से अधिक लेखन कार्य वाले परीक्षण पत्र बनाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 है, प्रदत्त कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए लिखावट को एक मानदंड मानेंगे। ऑप्शन नंबर 3 है, प्रदत्त कार्यों के मूल्यांकन में वर्तनी को महत्व नहीं देंगे। ऑप्शन नंबर 4 है, लेखन कार्य का समय घटा देंगे। तो इसमें प्रदत्त कार्यों के मूल्यांकन में वर्तनी को महत्व नहीं देंगे। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सार्थक अधिगम को समुन्नत करने के लिए प्रभावशाली है? पहला है उदाहरणों और गैर उदाहरणों का प्रयोग। दूसरा है विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा है विद्यार्थियों को किसी दूसरे की अवधारणा समझाने के लिए कहना। चौथा है बच्चों को अपने निष्पादन की दूसरे बच्चों से सतत रूप से तुलना करने के लिए उकसाना। ये 4 नंबर गलत है, तो इसमें आंसर वही हो जाएगा जिसमें 1, 2, 3 शामिल हो। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, अभिकथन 1, अहमद प्रभावशाली समस्या समाधान को समुन्नत करने के लिए अपनी कक्षा के बच्चों को समानांतर रूप से सोचने के लिए कहता। ऑप्शन नंबर 1 सही है। कारण आर, बच्चे सार्थक तरीके से सीखते हैं जब अध्यापक उन्हें मौका देते हैं कि वे पहले से जो जानते हैं उससे संबंध बनाएं। आर भी सही है और व्याख्या भी करता है, इसलिए इसका आंसर 1 नंबर हो जाए। ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है, एक ही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम से किसी उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है?
ऑप्शन नंबर 1 है संरचनावादी व्यवहारवादी। ऑप्शन नंबर 2 है रटने पर आधारित अधिगम और धारणात्मक समझ। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। इसमें बदलाव करना चाहती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है इनमें से कौन सा तार्किक चिंतन में योगदान नहीं देता है। ऑप्शन नंबर 1 विचारक किसी कथन के संदर्भ में पूर्वानुमानों की पहचान करते हैं और उन्हें चुनौती देते हैं, ये तो योगदान देता है। विचारक कथनों में तथ्यों की सत्यता और तर्क की संगतता की जांच करते हैं। तीसरा ऑप्शन है विचारक परिस्थितियों के संदर्भ पर विचार नहीं करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, मीरा विद्यालय के बाद गिटार का अभ्यास करती है। यह इस कार्य से प्रेम करती है और यह उसे संतुष्टि देता है, यह क्या दर्शाता है। तो ये तो इंटरनल मोटिवेशन हो जाएगा, आंतरिक प्रेरणा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में सामाजिक भावनात्मक अधिगम को समुन्नत करता है। ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षार्थियों में प्रतियोगिता को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर 2 जबरदस्ती थोपेगा अनुशासन का प्रयोग। ऑप्शन नंबर 3 तदानुभूति रखने एवं बात सुनने वाले अध्यापक। तो ये सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है विद्यार्थियों की त्रुटियों के विषय में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर 1 है त्रुटियों में अध्यापकों को कमजोर और कुशाग्र विद्यार्थियों को वर्गीकृत करने में सहायता मिलती है। ऑप्शन नंबर 2 त्रुटियों के आधार पर अध्यापक विद्यार्थियों को फेल करके अपना समय बचा लेता है। ऑप्शन नंबर 3 त्रुटियां अध्यापकों को विद्यार्थियों की सोच समझने का अवसर देता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। पहला है संवेग, दूसरा सांस्कृतिक संदर्भ, तीसरा है परिपक्वता, चौथा है रुचि। तो ये सभी सही है, जिसमें 1 2 3 4 होगा वैसे ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है निम्नलिखित में से कौन सी रचनावाद की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 शिक्षार्थी अपनी समझ को स्वयं सृजित करते हैं। कुछ भी नया सीखना मौजूदा समझ पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर 3 सीखना सामाजिक अंतःक्रियाओं द्वारा बाधित होता है। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही है। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक में कार्टून और कहानियों का उपयोग किया गया है, इससे बच्चों के मन में अनावश्यक भ्रांति उत्पन्न होगी। ऑप्शन नंबर 2 बच्चों में सीखने के प्रति बोरियत एवं रुचि को बढ़ावा मिलेगा। ऑप्शन नंबर 3 विद्यार्थियों का ध्यान अधिगम और अवधारणाओं को सीखने से भटक जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 है विषय वस्तु को बच्चों के लिए रोचक और अपने से जुड़ी लगने वाली बनाई जानी चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। और इसी के साथ ये 30 का 30 CTP यहाँ पे समाप्त होता है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।